हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं लेक्चर डाले हुए। भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, रियली सच में ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी हालत नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जितना भी पीछे का रह गया है वो सभी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके जी। तो लास्ट यूनिट हमने यूनिट 3 करी थी बीपीएससी 1010 की। आज हम यूनिट 4 करेंगे जो कि है ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेडिंग सिस्टम है उसको समझेंगे। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और कुछ हम इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो मेनली जो हमारा फोकस होने वाला है वो डब्ल्यूटीओ के ऊपर होने वाला है। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो पहला टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इगाद क्या होता है। डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल, फंक्शन, मैकेनिज्म की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम गैट और डब्ल्यूटीओ का डेवलपिंग वर्ल्ड से क्या रिलेशन है, डब्ल्यूटीओ का इंडिया के अंदर क्या रिलेशन है, क्या मतलब इन दोनों के बीच में है, इंडिया क्या रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें कुछ हम क्राइसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से यूनिट को। तो हो जाओ तैयार और बस मेरे को सुनने का है, ठीक है। मैं सुनने का है ध्यान से, जो जो मैं बोलती जाऊँ उसको दिमाग में बढ़ाते जाना बस। ओके। तो डब्ल्यूटीओ जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ को इस्टेब्लिश करा गया था जनवरी 1995 के अंदर। बताओ मुझे कब किया गया था, जनवरी 1995 के अंदर। कब? एक मार्केश एग्रीमेंट हुआ था 124 कंट्रीज के बीच में। 15 अप्रैल को ये एग्रीमेंट होता है जहां पे हमारी कितनी कंट्रीज आती है, 124 कंट्रीज ये एक एग्रीमेंट करती है, ठीक है। 1994 के अंदर 124 कंट्रीज एक एग्रीमेंट कर रही है और उस एग्रीमेंट के एक साल बाद हमारा डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। 1995 के अंदर डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ था और मार्केश एग्रीमेंट कब हुआ था, 1994 के अंदर। और इस एग्रीमेंट का ही कंक्लूजन है क्या, डब्ल्यूटीओ, ठीक है। इसी के बाद हमारा क्या बनता है, डब्ल्यूटीओ बनता है, ठीक है। अगर हम डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि भाई देखो जो टैरिफ्स है, जो टैक्स है, उनको कैसे रिड्यूस किया जाए। जो कंट्रीज क्या करती है, देखो जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती है जो टैक्स लगा देती है कि देखो आप सामान भिजवा रहे हो, ठीक है, लेकिन सामान भिजवाओगे तो हम इतना टैक्सेस लगा के रखेंगे, ठीक है। तो वो टैक्स लगा देती है जिससे कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत कम करती है, ठीक है। तो इन सबको रिड्यूस करती है कौन, डब्ल्यूटीओ, ठीक है। जितने भी बैरियर्स होते हैं ट्रेड के उनको हटाने की कोशिश करती है कि जो बैरियर्स है, जितनी भी रुकावटें आ रही है एक ट्रेड के अंदर, उन सबको खत्म करने की कौन बात करती है, डब्ल्यूटीओ। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टैरिफ्स को रिड्यूस करना और जितने भी बैरियर्स होते हैं ट्रेड के बीच में उन सभी को हटाना, ठीक है। पहले था गैट जिसको हम जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ ऑन ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। टैरिफ एंड ट्रेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैट, ठीक है। अब इस गैट था ये पहले, लेकिन गैट को ही रिप्लेस कर दिया जाता है किसके अंदर, डब्ल्यूटीओ के अंदर। जैसे कि आपने प्लानिंग कमीशन सुना होगा, प्लानिंग कमीशन सबने सुना है ना, 5 ईयर प्लान वगैरह, 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो पहले 5 ईयर प्लान चलता था, लेकिन 2015 के अंदर नीति आयोग आ गया। तो ऐसे ही पहले था गैट, क्या था, गैट था, GAAT गैट था, लेकिन बाद में डब्ल्यूटीओ को इसमें रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये बात याद रखनी है। गया फ्लो। यार जिसका डर था वही हो गया, ठीक है भाई, ओके। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर कितने मेंबर है। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर 164 मेंबर्स है। अगर हमसे कोई पूछता है कि चलो भाई ये बताओ डब्ल्यूटीओ के कितने मेंबर है, तो आपको बोलना है 164 मेंबर है और 23 इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज है। कितनी है, 23 ऑब्जर्वर कंट्रीज है। और यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है। इसका काम है ट्रेड बैरियर्स को कम करना और जितने भी बैरियर्स आते हैं उनको खत्म करना, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा, ठीक है।
ये कंट्रीज को हेल्प करता है कि कैसे कंट्रीज एग्रीमेंट बनाए ट्रेड को लेकर, कि अगर इंडिया और रशिया आपस में ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन उनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, कोई बाधा आ रहा है, कोई बैरियर आ रहा है जिसकी वजह से वो ट्रेड नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे WTO आता है जो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट कराता है, जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करता है बिना किसी फेवरिंग के, कि वो ना इंडिया को फेवर कर रहा है ना वो रशिया को फेवर कर रहा है, फिर भी वो क्या कर देता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो ये काम किसका है, WTO का। WTO चाहता है कि जो ट्रेड्स है वो फेयर होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। तो WTO ने क्या बोला है कि देखो जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होते हैं ना वो हमेशा फेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंट्री बहुत ज़्यादा उसका फायदा लेके जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोग्रेस हो रहा है, किसी को एक बेनिफिट हो रहा है ना, वो सभी कंट्रीज को होना चाहिए, ना कि सिंगल वन कंट्री को। तो फेयर और इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बोलता है कि देखो कंट्रीज में कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, सभी के सभी ट्रेड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसी भी कंट्री के साथ। ठीक है और एनालाइज किया गया है कि जो WTO है उसने 32% कंट्रीज में से क्या हटाया है, मतलब वर्ल्ड के अंदर 32% उसने टैरिफ्स को रिड्यूस करा है, कि जो कंट्री अपने ट्रेड के ऊपर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो मतलब टैक्सेस लगा के रखती थी, जो टैरिफ्स लगा के रखती थी, उसको किसने हटाया है, WTO ने। और कितने परसेंट हटाया है, 32%। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अभी तक हमने WTO के बारे में ये किया। तो मैंने अभी आपको बताया कि देखो जी, पहले था गैट के बाद हमारा कौन आता है, WTO। अब ये गैट है क्या, कैसे ये मतलब हट गया, क्या दिक्कत थी इसमें, ये पढ़ने वाले हैं। तो गैट को स्टैब्लिश करा गया था 1947 के अंदर। कब किया गया था, 1947 के अंदर एक मल्टीलेटरल ट्रीटी करी गई थी, किसमें 23 कंट्रीज आपस में ट्रीटी साइन करती है, और उसी ट्रीटी के बाद हमारा क्या होता है, गैट फॉर्म होता है। चलो मुझे जल्दी से ये बताओ, जो WTO था वो कौन से एग्रीमेंट से स्टैब्लिश किया गया था, मतलब कौन सा ऐसा 1994 के अंदर ऐसा कौन सा एग्रीमेंट था जो साइन किया गया था, याद बताना है मेरे को, अभी बताना है, और कितनी कंट्रीज के बीच हुआ था ये भी बताना है मेरे को। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको सिर्फ एक एग्रीमेंट समझा जाता था। ठीक है, मतलब तो कोई एग्रीमेंट है जो कंट्रीज के बीच में हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो गैट था वो धीरे धीरे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा, जो ट्रेड्स में क्या करने लगा, डील करने लगा। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, तो उन सबको कौन डील करने लगा, इंटरनेशनल मतलब गैट डील करने लगा। ठीक है, पहले ये एक एग्रीमेंट की तरह था, लेकिन धीरे धीरे जो इसका रोल था वो काफी बढ़ गया और ये ट्रेड्स को क्या करने लगा, डील करने लगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करने लगा। ठीक है, और बाद में ही हमारा WTO रिप्लेस होता है, इसी के मतलब गैट के बाद ही हमारा WTO आता है। ये हमेशा याद रखना है कि पहले गैट था, गैट को ही रिप्लेस कर दिया जाता है किसके अंदर, WTO के अंदर। ठीक है, अब हम इसके नेगोशिएशन राउंड्स की बात करते हैं। तो गैट जो है वो नेगोशिएट करता है अलग अलग सब्जेक्ट पे, और जब वो नेगोशिएट करता है तो उसको बोलते हैं राउंड। जैसे आपकी पेरेंट्स मीटिंग होती है ना स्कूल में, जब हम स्कूल जाते थे पेरेंट्स मीटिंग होती थी, या हर वीक टेस्ट होते थे, या टेस्ट भी नहीं बोलो, आपके हमेशा PT होते थे, सभी को पता है PT होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, है ना। तो ऐसे ही मतलब यूनिट टेस्ट हो रहा है, तो ऐसे ही मतलब यूनिट टेस्ट नहीं लेते वो राउंड कराते हैं, वो मीटिंग कराते हैं, नेगोशिएट कराते हैं। तो उन नेगोशिएशन को क्या बोला जाता है, राउंड बोला जाता है, कि फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो 7 मेन सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं, गैट के अंदर आते हैं। पहला मैन्युफैक्चर करना, ट्रेड के अंदर एग्रीकल्चर, सब्सिडीज, एंटी डंपिंग, सर्विसेज, इन सभी को नेगोशिएट कौन काम करता है, गैट काम करता है। ठीक है, पहले एग्रीमेंट था, बाद में ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह धीरे धीरे बन गया। ठीक है, अब इसके हम 2 राउंड की बात करेंगे, एक यूरगे राउंड एंड दूसरा ये दोहा राउंड। ठीक है, तो जो यूरगे राउंड है ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है, याद रखना। अब देखो ये 8th राउंड होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां हमको याद नहीं करना है, मेन जो है वो है हमारा 8th राउंड। ये एक मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन था जिसका एम था कि कैसे हम गैट्स के रूल को
जो सेंसिटिव एरिया जो आज कंट्रीज अडॉप्ट नहीं कर रही है, कैसे उन रूल्स को फैला सकते हैं, जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हटाया जाए और गैट के रूल्स को एक्सटेंड किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर, ठीक है। इसका की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो रिड्यूस करना एग्रीकल्चर सब्सिडीज को, लिफ्टिंग फॉरेन इन्वेस्ट रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो कंट्रीज होती है वो क्या करती है। तो पहले इंडिया क्या करता था, इंडिया के अंदर आप सभी को पता होगा कि पहले ना हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज हुआ करती थी, प्राइवेट कोई रोल नहीं था भाई, सारी चीजें सरकार के हाथ में थी। आपने इंडियन इकोनॉमी 11th क्लास की पढ़ी हो तो मतलब वैसे तो है वो 12th की, लेकिन हम 11th की पढ़ते हैं उसको, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो उसमें आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो पहले जो प्राइवेट सेक्टर होता था उसको अलग से एक कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रुको, कार्ड बोलते हैं, मतलब एक कार्ड की जरूरत होती थी कि अगर उसके पास है लाइसेंस, हाँ लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अगर उसके पास लाइसेंस है तो भाई वो अपनी कंपनी चला सकता है, बिना लाइसेंस के नहीं। और लाइसेंस भी बहुत कम मिलता था, मतलब बहुत ज़्यादा घूमने फिरने उसके बाद मिलता था, ठीक है। तो मतलब बहुत ही कम था प्राइवेट सेक्टर, और बाहर से भी कंट्री नहीं आ सकती थी, इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि लाइसेंस की जरूरत थी भाई। तो मतलब कंट्रीज ना बाहर से आके इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं लिफ्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इन सभी को रिस्ट्रिक्शन को, जो भी रुकावटें आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको कम करता है ये, ठीक है। ओपन द ट्रेड इन सर्विसेज, भाई सर्विसेज की ट्रेड करना, ये ओपन करने की बात करता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसकी ये बात करता है, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ओके अब हम WTO की बात करें, मतलब क्रिएशन ऑफ द WTO, जो यूरगे राउंड हुआ था, इसी के बावजूद मतलब इस राउंड के होने के कारण ही हमारा WTO एस्टैब्लिश किया गया था। और मार्केश एग्रीमेंट हुआ था, बताना है मेरे को कब हुआ था। और अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, नहीं बताया तो बहुत पागल हो गए, पागल तो नहीं, सॉरी, मतलब तुम आंसर नहीं करते हो अगर नहीं बताया है तो, ठीक है। और आंसर कर देना, अगर अभी तक नहीं है ना तो बता देना, ठीक है भाई। देखो अब जो WTO है ना वो स्टैब्लिश किया जाता है किसके, उर्गे राउंड हुआ था पहले, और उर्गे राउंड के बाद हमारा इसी के मतलब एक कंक्लूजन है, कंक्लूड किया जाता है कि WTO हम बनाएंगे, तैयार कर दिया जाता है इन्होंने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और क्रिटिसिज्म की बात करें तो भाई यूरगे राउंड हो गया, लेकिन इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि भाई ये ना डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करता है, ये मर्चेंटलिस्ट अप्रोच को ज्यादा यूज करता है जो कि डेवलपिंग नेशन की अप्रोच है, ठीक है। कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स को खो रहा है और रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स को, ठीक है। तो याद रखना ये सारी चीजें। आगे बात करते हैं दोहा राउंड की। दोहा राउंड जो कि लॉन्च होता है कब, 2001 के अंदर। कब हुआ था, 2001 के अंदर, ठीक है। इसको भी देख लेना, ये हुआ था 1986 से लेके 1993 तक आपका यूरगे राउंड चला था, याद रखना है कितने टाइम तक चला था, ठीक है। अब दोहा राउंड जो कि 2001 के अंदर स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था। अब दोहा जो डेवलपमेंट राउंड, इसका एम है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन को इंक्लूसिव किया जाए, कैसे वर्ल्ड सपोर्ट करे किसको, जो पुअर नेशन है उनको, कैसे वो सब्सिडीज को कम करे, ट्रेड बैरियर्स है उनको हटाए, कैसे ये भाई ग्लोबलाइजेशन को ऊपर लेकर आए। लेकिन चैलेंज और इसकी सेटल्ड प्रोग्रेस, मतलब एकदम से इसकी जो प्रोग्रेस थी ना वो कैसे रुकती है। इतना बढ़िया यार, इतने अच्छे अच्छे एम लेकर आ रहा है कि ये करना है वो करना है, अब इसकी प्रोग्रेस रुकी क्यों। जो दोहा राउंड था ना उसने काफी चैलेंजेस फेस करे, ठीक है। उसकी प्रोग्रेस एकदम से रुक गई, एकदम से क्या हो गई, सेटल्ड हो गई। अब वो जो करना चाहता था उसमें वो फेल हो गया, क्योंकि क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होता है। डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती है, आपस में एक एग्रीमेंट नहीं कर पाती है, वो एग्री नहीं हो पाती है। उन दोनों के बीच में क्या दिखता है हमको, डिसएग्रीमेंट दिखता है। किसको लेकर, एग्रीकल्चर सब्सिडीज को लेकर, इंडस्ट्रियल टैरिफ्स को लेकर एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर। डेवलप कंट्री कुछ बोलती है, डेवलपिंग कंट्री कुछ बोलती है, जिसको लेकर उन दोनों के बीच में क्या नहीं हो पाता है, एग्रीमेंट नहीं होता है। जो दोहा राउंड का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाता है। और इसका क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो डेवलप कंट्री है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, मतलब बायलैटरल और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट तो करती है, लेकिन वो WTO के सिस्टम से बाहर काम करती है, उनके मतलब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। उनके मतलब WTO के सिस्टम से बाहर जाके काम करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो WTO, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका फंक्शन क्या है और मैकेनिज्म क्या है। अभी मैं आपको बता देती हूँ अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी पहले हमने पढ़ा था WTO कब बना था, कौन सा एग्रीमेंट किया गया था, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा गैट,
गैट के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 एग्रीमेंट बताए, 2 राउंड बताया। पहला मैंने आपको बताया यूके राउंड और दूसरा मैंने बताया दोहा राउंड। ठीक है, याद रखना है क्या हुआ था, कैसे वो एकदम से मतलब जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है, दोनों का क्रिटिसिज्म भी याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा से अपने टॉपिक पे WTO के। ठीक है, जो WTO इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसकी बात करते हैं। तो भाई जो WTO बोलता है मैं किसी एक कंट्री को फेवर नहीं करूंगा, मैं किसी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, मैं डिस्क्रिमिनेशन तो करता ही नहीं हूं, मैं तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंस्टीट्यूशन हूं भाई, मेरे को डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद, सभी को इक्वल फेवर करता हूं मैं तो। ठीक है, ये कहना है इसका पहला प्रिंसिपल, इसका ये है। दूसरा रेसिप्रोसिटी, ये बोलता है कि देखो भाई अगर किसी को बेनिफिट होता है तो सभी को होना चाहिए, रेसिप्रोकल बेनिफिट होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ही बेनिफिट नहीं लेके जाए, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को गेन ना हो, सभी को हो, रेसिप्रोकल गेन हो। ठीक है, तो ये कौन बोलती है, ये हमारा प्रिंसिपल है किसका, WTO का। बाइंडिंग एंड इन्फोर्सर मतलब कमिटमेंट, ये क्या करती है कि देखो भाई जो कमिटमेंट बनाई गई है, ऐसा नहीं कि रूल्स और रेगुलेशन बना दिए, नहीं, उनको इन्फोर्स करने की भी बात करती है। ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, भाई देखो रूल्स और रेगुलेशन जो बनाया है ट्रांसपेरेंट है, जो देखना है तुमको देखो, जो करना है करो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, ये याद रखना है। आपको पता ही होगा, पॉलिटिकल स्टूडेंट है यार, ट्रांसपेरेंसी का मतलब कितनी बार बता दिया। जो वो पढ़ा था हमने, गवर्नेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने इसको लेकर। और सेफ्टी वैल्यूज़ के ऊपर ध्यान देता है कि कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, लोगों के हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाए, इन सभी का भी कौन ध्यान रखता है, WTO ध्यान रखता है। ठीक है, तो ये इसके प्रिंसिपल हुए। आगे हम बात करते हैं फंक्शन की बात करें तो इसका काम है इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ऑपरेट करना। जो ये रूल्स रेगुलेशन बना रही है WTO, उनको भाई इम्प्लीमेंट भी करना होता है, नेगोशिएट करना, कोई भी मतलब डिस्प्यूट आ गया है तो उसको सेटल करना। अगर 2 कंट्री ट्रेड करना चाहती है लेकिन उनके रिलेशन अच्छे नहीं है तो भाई वो ट्रेड कैसे करेगी, तो इस चीज को सॉल्व कौन करता है, WTO। आपस में बैठ के बात कराता है, बोलता है देखो देखो भाई तुम अपने इसको ट्रेड को लेकर क्यों दिक्कत ले रहे हो, क्यों तुम अपनी मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को कम कर रहे हो, तुम्हारा रिलेशन पॉलिटिकल रिलेशन खराब है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, देखो क्या होता है इसके अंदर कि आपने सुना होगा, अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है तो उसके अंदर देखा होगा कि जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, पॉलिटी नहीं यार, इकोनॉमी के अंदर, हाँ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां पे ना आपने देखा होगा कि भाई देखो कंट्रीज अगर कोई गुड्स पहुंचा रही है तो वो कितना कार्बन एमिशन छोड़ती है, ठीक है, कितना वो इको फ्रेंडली है, ये चीज हम देखते हैं। जो ज्यादा पॉल्यूट करती है ना उसके ऊपर एक फाइन लगाया जाता है, पढ़ा था ना इन्वायरमेंट के अंदर, जल्दी से याद करो। अगर तुम इतना भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना तो बस क्या ही बोलूं मैं आप लोगों को। तो भाई एक रूल है ये कि जो गुड ज्यादा क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, जो इतना इको फ्रेंडली नहीं है उसमें फाइन भी इतना ही लगेगा। ठीक है, तो अब भाई तुमने रूल्स और रेगुलेशन तो बना दिए, लेकिन इन रूल्स और रेगुलेशन को कैसे करें हमको ट्रेनिंग तो देनी चाहिए। तो WTO ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि कैसे वो WTO के रूल्स को चला सके, कैसे वो उनको मतलब एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है, फॉलो कर सके। कोऑपरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन, और ये कोऑपरेट भी करता है किसके, IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, और जितने भी रिलीजियस डेवलपमेंट बैंक हैं उनके साथ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंड अदर ऑर्गन। पहला इसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये क्या है, ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो डिसीजन लेती है कि भाई देखो ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये मीटिंग हर 2 साल में होती है। कब होती है, 2 साल में होती है। एक साल में आपका बर्थडे आता है, हर साल आता है, लेकिन इसका बर्थडे नहीं आता है, इसकी मीटिंग भी नहीं होती है, ये हर 2 साल बाद मीटिंग करती है। ठीक है, इसका काम है डिसीजन बनाना मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर। ठीक है, कि कोई कंट्रीज आपस में बैठी है, भाई 3-4 कंट्रीज आपस में बैठ गई, एक उन्होंने मल्टीलेटरल ट्रेड करने की सोची है, तो उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसके नीचे आती है जनरल काउंसिल। कौन आती है, जनरल काउंसिल। ये भाई रियल एग्जीक्यूटिव है, ऊपर तुम्हारा डिसीजन बना रहा है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। जो मिनिस्ट्री होती है वो क्या कर रही है, वो बना रही है, वो डिसीजन बना रही है, वो एक तरीके से डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लेकिन उस डिसीजन को एग्जीक्यूट कौन करना है, जनरल काउंसिल। ठीक है,
जनरल काउंसिल। और इसकी जो मीटिंग है वो काफ़ी बार हो जाती है साल में, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में एक बार हो रही है, नहीं, काफ़ी बार हो सकती है, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देखती है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को देती है। याद रखना, सबसे ऊपर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि डिसीजन बना रही है, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? जनरल काउंसिल। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? मिनिस्ट्री को, ठीक है। सब्सिडीज बॉडीज, अब सब्सिडीज बॉडी क्या होती है? इसमें अंदर बहुत सारी कमेटीज आती है, ठीक है, बहुत सारी कमेटीज आती है, और जितने भी इसके ऑर्गन्स है, जितनी भी इसकी कमेटीज है, वो किसके अंडर काम करती है? जनरल काउंसिल के। किसके अंडर काम करती है? जनरल काउंसिल के, ठीक है। ये एड्रेस करती है किसी भी स्पेसिफिक एरिया के, मतलब ट्रेड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं कि ट्रेड अच्छे से तो हो रहा है, कहीं हमारे रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो नहीं कर रही है कोई कंट्री, कर रही है तो देखो भाई, नहीं कर रही है तो देखो भाई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, इन सब के ऊपर कौन ध्यान देती है? सब्सिडीज बॉडी। अब देखो क्या हो रहा है। तुमको पता है भाई, तुम्हारा जो मिनिस्टर होता है, सीएम हो गया, पीएम हो गया, जितने भी एमपी वगैरह होता है, वो क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं, ठीक है। अब लॉ बनाने का काम किसका हो गया? एमपी का। तो ऐसे मिनिस्ट्रियल बॉडी मतलब डिसीजन ले रही है भाई, ये रूल होना चाहिए डब्ल्यूटीओ का, ये रूल है, ये रूल है, ये है, सारी चीजें कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री। जनरल काउंसिल जो कि एग्जीक्यूट कर रही है कि भाई देखो ये रूल्स तो बन गए हैं, लेकिन इनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब इसके नीचे काम कर रहे हैं ये सभी ऑर्गन्स, ठीक है। और ये ऑर्गन्स किसके नीचे काम कर रहे हैं? इसके अंडर काम कर रहे हैं, जनरल काउंसिल के, ठीक है। और यही क्या करते हैं? देखते हैं कि सारी चीजें चलनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना? ऐसे ही होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट की। अब भाई सेटलमेंट को कौन डिस्प्यूट करता है? इतनी सारी दिक्कतें आती है आपस में, कंट्रीज की आपस में बात जाती है, कोई किसी की नहीं सुनता है ना, तो इन सब को कौन देखता है? तो इसके लिए है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एप्लेट्यूट बॉडी, जनरल डायरेक्टर जनरल, एसटीओ सेक्रेटरीट, और आर्बिटेरर और एडवाइजरी एक्सपर्ट। तो ये काफी अलग अलग मैकेनिज्म हमको दिखता है जो कि क्या करते हैं? डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में? डब्ल्यूटीओ के बारे में। आगे हम चलते हैं गैट, डब्ल्यूटीओ और डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर, कि डेवलपिंग वर्ल्ड का गैट और डब्ल्यूटीओ से क्या रिलेशन रहा है। क्या अभी तक डब्ल्यूटीओ के अच्छे रिलेशन रहे हैं गैट से? डब्ल्यूटीओ ने कभी सुनी है डेवलपिंग कंट्री की? तो इसका कहना तो काफ़ी मतलब अपोजिट रहेगा, क्योंकि जो बुक है वो तो बोल रही है कि भाई डेवलपिंग कंट्री की तो वॉइस ही नहीं दिखी है। हमेशा वो बात कर रही है डेवलपिंग कंट्री की, उन्हीं का इन्फ्लुएंस हमको ज़्यादा दिखा है, ज़्यादा प्रायोरिटी उन्हीं को दी है। किसको? डेवलप कंट्री को। डेवलपिंग कंट्री को तो हमेशा इग्नोर किया गया है, ठीक है, हमेशा नहीं, मतलब इग्नोर किया गया, उनकी कोई वॉइस तो दिखी ही नहीं है। लिमिटेड बेनिफिट वो डेवलपिंग कंट्री, भाई बहुत कम बेनिफिट हमको डेवलपिंग कंट्री को मिलते हुए दिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कौन गेन ले गया है? डेवलप नेशन, ना कि डेवलपिंग कंट्री। चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्रेंस के बीच में काफ़ी ऐसी मीटिंग्स हैं जिसमें हमको दिखता है कि डेवलपिंग कंट्री इस चीज़ के अगेंस्ट आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, डिसएग्री होते हैं। अब आप देखोगे कि एक मीटिंग हुई थी कहाँ पे? सीटेले के अंदर, जहाँ पे जो एग्रीमेंट था वो फेल हो जाता है, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उनके ऊपर लगाई गई है, एक डेवलपिंग नेशन के ऊपर पॉलिसीज जो लगाई गई है, उन सभी को वो क्या नहीं करते? सपोर्ट नहीं करते, वो उन सभी को फॉलो ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये हमको दिखता है एक डिसएग्रीमेंट। अब हम आगे देखते हैं एक कैनकॉन एक जगह है जहाँ पे क्या होता है? रिचर नेशन जो है वो ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मार्केट को ओपन करे, किसके अंदर? पुअर कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से हमको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, ठीक है। तो हमको काफ़ी बार दिखा है जो डेवलपिंग कंट्री है वो नहीं सुनती है किसकी? डब्ल्यूटीओ की, और जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उनकी, ठीक है। ओके जी, तो गैट के अगर हम राउंड की अगर हम बात करें तो पहला हमने यूरगे राउंड पढ़ा था, तो यूरगे राउंड के अंदर भी हमको काफ़ी बड़ा नेगोशिएशन दिखता है जो काफ़ी एरिया को कवर करता है, लेकिन जो उसका आउटकम है वो रिच कंट्री को ही दिखा है कि उसने क्या करा है, जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री है उसी को ही फेवर करा है, ना कि डेवलपिंग कंट्री को, ठीक है। और जो इसकी राइट्स है वो किसको बेनिफिट गए हैं? बड़ी कंपनीज को, बड़े बड़े नेशंस को, ना कि किसी डेवलपिंग कंट्री को। यूएसए को इन्फ्लुएंस हमको काफ़ी ज़्यादा दिखता है गैट के अंदर, हमको बहुत ज़्यादा यूएसए का कंट्रोल दिखा है कि वो क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। अब 1970s में धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि जापान, जर्मनी ये धीरे धीरे इकोनॉमिकली ग्रो होने लगे थे, और ये यूएसए के क्या कर रहे थे? डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे थे कि कैसे तुम गैट के ऊपर अपना कंट्रोल रख सकते हो, कैसे तुम इसको इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तुम इकोनॉमी को ज़्यादा अपनी मानते हो, तो हमारी भी तो इकोनॉमी ऊपर है
है ना, हमारी भी तो इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो वो धीरे धीरे इसको चैलेंज करने लगते हैं। तो यहीं पे हमारा एक नया चेंज आता है जिसको बोलते हैं न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म फोकस करता है कि इकोनॉमिक जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो, रेस्ट रेगुलेटेड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी क्या हो, ग्लोबल हो। और डेवलपिंग जो कंट्रीज है वो चेंज करे अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को, और वो एक नई वे थिंकिंग को स्टार्ट करे। मतलब ये एक नई वे थिंकिंग है जो कि डेवलपिंग कंट्री की भी सुनती है। ओके जी, अब हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ का इंडिया से क्या लेना देना है। तो डब्ल्यूटीओ का काम है कि भाई देखना कि फेयर और रूल बेस्ड सारा ग्लोबल ट्रेड सिस्टम हो, इकोनॉमी सबकी बूस्ट हो, जो लोगों के जीने का नजरिया है, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की, पूरा वर्ल्ड वाइड हो, पूरा ग्लोबल के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर सभी को एक अच्छी लाइफ मिले। ये काम है किसका, डब्ल्यूटीओ का। इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का रोल है बहुत बड़ा रोल है, बड़ा बिग प्लेयर की तरह रोल प्ले करता है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज से मतलब इसके अंदर डब्ल्यूटीओ के अंदर ये बात करता है, जो भी कंसर्न होते हैं उन सभी के ऊपर बात करता है। जितनी भी ग्लोबल मीटिंग्स होती है, कौन, इंडिया, ये चेंज करने की बात करता है कि जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स है कहीं ना कहीं उसको चेंज किया जाना चाहिए। और हमको काफ़ी चेंज दिखा है किसके अंदर, इंडिया के अंदर, कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स को हमने एक्सेप्ट किया है, हमने उनको फॉलो किया है, और उससे हमारी इकोनॉमी के अंदर भी चेंज आया है। 1991 के अंदर हम एलपीजी लेकर आते हैं, जिससे हमारा पूरा इकोनॉमी धीरे धीरे अब चेंज होने लगा है। किसकी वजह से, क्योंकि हमने डब्ल्यूटीओ की सुनी, इस वजह से। कंसर्न और क्रिटिसिज्म की बात करें तो कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करता है कि डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स अच्छे नहीं है, ये सिर्फ रिचर को रिचर बनाता है, पुअर को पुअर बनाता है, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, लोगों के अंदर काफ़ी एक मतलब तरीके से रहता है कि देखो ये फार्मर के लिए अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं पेटेंट कर देता है। पेटेंट क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो क्या होता है कि मैंने फ़ोन बनाया है, ठीक है, अब मेरे से वो किसी ने खरीद लिया है, ठीक है, मेरे से वो किसी ने खरीद लिया, पेटेंट कर लिया है, तो वो क्या करेगा, अब आगे से उस फोन को खरीदेगा, या कोई डिजाइन मैंने बनाया है तो उसको उसने क्या कर लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना लिया, मेरे से वो जो चीज़ है ना वो खरीद लिया। अब आगे जाके कोई भी उसका बेनिफिट उठाना चाहेगा, कोई भी उसको लेना चाहेगा, 1000 कंट्री लेना चाहेंगी, 100 लेना चाहेंगी, तो वो उसके परमिशन के बिना नहीं ले सकती है। ठीक है, जैसे किसी ने कोई डिज़ाइन बनाया है, अब मैंने उससे वो डिज़ाइन खरीद लिया है, अब मार्केट में उस डिज़ाइन को कोई भी खरीदे, वो मेरे परमिशन के बिना नहीं खरीदेगा। मेन जो ओनर है जिसने बनाया उससे कोई मतलब नहीं है, उसने मेरे को दे दिया है, अब मैं ही उसकी ओनर रहूंगी, मेरी परमिशन के बिना उसको नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। इश्यूज देखे तो डब्ल्यूटीओ को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है कि जो इंडियन के फार्मर्स हैं उनके लिए बीज खरीदना काफ़ी महंगा हो गया है भाई, वो नहीं खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर है वो नहीं खरीद पा रहे, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमको देखते काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं राइट्स के ऊपर। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी इसका बेनिफिट ले जाती है, ठीक है, छोटी छोटी कंपनी नहीं ले पाती है, कंपटीशन बिल्कुल बड़ा कर दिया है। और सर्विस सेंटर के अंदर हमको काफ़ी कंसर्न दिखा है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन को इन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि आज कोई पेरेंट सोचता है कि हम अपने स्कूल को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए तो वो फीस को देखकर डर जाते हैं, है ना। तो इन्होंने काफ़ी महंगा कर दिया इस चीज़ को। इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर दिखे तो काफ़ी बड़ा कंपटीशन हो गया है, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, वो कॉम्पिटिट नहीं कर पा रही है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बीच में। अगर छोटी मोटे बिजनेस वाले हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, वो अभी है तो सही लेकिन वो सरवाइव तो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। लोगों को अपनी जॉब खोने का एक मतलब डर रहता है कि कभी भी जा सकती है भाई, इतनी बड़ी कंपनी से कौन कॉम्पिटिट करेगा। ठीक है, तो अलग अलग व्यूज हमको इसके दिखते हैं। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है आपका क्राइसिस ऑफ द लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, लियो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पावरफुल नेशन थे वो काफ़ी मतलब पावरफुल जो नेशन थे वो स्टार्टअप करते हैं इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, डब्ल्यू बैंक, इन सबको बनाते हैं। अब जो ग्लोबल इकोनॉमी थी, ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा है, स्पेशली हमको एशिया के अंदर दिखता है, तो इस टाइम को हम एशियन सेंचुरी भी बोलते हैं। ठीक है, WTO के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बने, IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना, अब वर्ल्ड इकोनॉमिक सेंटर था वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा, स्पेशली कहाँ पे हो गया, एशिया के अंदर हुआ गया, और इसको हम एशियन सेंचुरी भी बोलते हैं। शिफ्ट होना ग्लोबल पावर का, चाइना, इंडिया और भी हमारे ब्रिक्स के हमको मेंबर दिखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल फाइनेंस में और ग्लोबल ट्रेड के अंदर। डेवलपिंग नेशन ज़्यादा ट्रेड करने लगी है दूसरी कंट्रीज के साथ और काफ़ी ज़्यादा मनी को इन्वेस्ट करने लगी है। न्यू लिबरलिज्म को दिखा है, न्यू लिबरलिज्म जो कि बोलता है कि इकोनॉमी ओपन हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड हो, उसकी वजह से हमको कुछ मतलब प्रॉब्लम दिखी है भाई। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, उसकी वजह से हमको काफ़ी
चैलेंज भी दिखे हैं, क्राइसिस भी दिखे हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज है जो सपोर्ट नहीं करती है। अब राइज होना नए नए इंस्टीट्यूशन का, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक बन गया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बन गया है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। आईएमएफ डब्ल्यू बैंक का कोई बोलता है कि ये अच्छे से काम नहीं करता है, भाई हमारे डेवलपमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये एनफ नहीं है, हमको तो और भी इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो उन्होंने और भी इंस्टीट्यूशन बना लिए। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर हमको क्या दिख रहा है कि भाई चेंज की जरूरत है। अब काफी ज्यादा क्राइसिस ही क्या, तभी बताया मैंने क्राइसिस कौन सा, 2008 वाला क्राइसिस। तो इन क्राइसिस को देखते हुए एशियन जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 के अंदर, ग्लोबल क्राइसिस आया था 2008 के अंदर, तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमको अलग अलग इंप्रूव करना चाहिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। उनकी जो सक्सेस है उसको लिमिट वहां तक नहीं करना चाहिए कि एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी बनाओ। तो G20 को इसलिए फॉर्म किया जाता है, ठीक है। चैलेंज और रिफॉर्म्स की बात करें, चैलेंज और रिफॉर्म की बात करें तो रूल्स और लीडरशिप का चेंज होना, IMF बन जाना, मतलब तुम नए नए इंस्टीट्यूशन तो लेकर आ रहे हो, तो नए अब भाई तुम चेंज तो कर देते हो, लेकिन उस चेंज को हर कोई सपोर्ट करे ये तो भाई हो नहीं सकता ना। कुछ लोग हैं जो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी कुछ कंट्रीज है जो सपोर्ट नहीं करती है। हमको दिखता है कि आज भी IMF के अंदर कुछ पावरफुल नेशन है जो कि क्या करते हैं, अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तुम कितने ही इंस्टीट्यूशन बना लो, उस इंस्टीट्यूशन के अंदर हमको कहीं ना कहीं एक डेवलप कंट्री का क्या बोलते हैं उसको, दबाव तो दिखता ही है, ठीक है। यूएसए का रोल और पोटेंशियल चेंज, यूएसए अब कहीं लीड करने लगा है, वो कंट्रीब्यूट लेस अंडर द लीडरशिप फोकस ऑन देयर कंट्री फर्स्ट। अब क्या होने लगा है, अब मतलब जो यूएसए का रोल है वो कहीं ना कहीं हमको कम लग रहा है, क्योंकि अब कंट्रीज का जो फर्स्ट रोल है ना वो ज्यादा हो गया, एक कंट्री को ज्यादा देखने लग गया, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं में कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का, और आज के लिए इतना ही। बस थोड़ा सा आपको WTO को देखना है, WTO का फंक्शन क्या है, WTO का प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अभी बताती हूँ मैं क्या क्या याद रखना है आपको। WTO है क्या, ये वाला टॉपिक याद रखना है, ठीक है। और कैट भी देख लेना क्या है, क्योंकि 2 ही स्लाइड है इसके बारे में, 3 ही स्लाइड है, वो देख लोगे एक बार, ऊपर से देख लोगे काम चल जाएगा। फिर उसके बाद प्रिंसिपल, फंक्शन, मैकेनिज्म, इसके ऊपर WTO के ऊपर कोई 20 नंबर का क्वेश्चन आता है तो अच्छे से आप कर पाओगे। फंक्शन, मैकेनिज्म वगैरह लिख दिया, फिर उसका डेवलपिंग कंट्री से रिलेशन बता दिया, बस इतना काफी आपके लिए। और इंडिया के बारे में भी लिख के आओगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है, और अगर आपको क्लास की PPT चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।